हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम यूजीसी नेट का जो मैराथन क्लास चला रहे हैं जिसमें हम सारा लेक्चर्स एक साथ लेके आएंगे। मोर देन 100 लेक्चर्स होगा इसमें और कंप्लीट सिलेबस होगा इसमें। तो आप ये जो है आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी से रिलेटेड, जैसे यूजीसी नेट हो गया, फिर DSSS लाइब्रेरियन हो गया, KVS NVS, इस टाइप पे किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एडुकेटर हो, स्टूडेंट हो, BLIS MLIS कर रहे हो, तो आपको ये सारे जो है बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा ये लेक्चर 9 है, इसमें हम मोर देन 100 लेक्चर्स लाएंगे। तो हमारा टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट जो है 2005 का, उसके बारे में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको जैसे बेसिक्स तो पता ही होगा कि आप RTI डाल सकते हैं कहीं पे भी। आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या ऑफिसेज है उसका कोई भी अगर डेटा चाहिए होता है तो ये आपको एक तरह से गवर्नेंस जो हुआ उसमें ट्रांसपेरेंसी लाता है ना। इसका मेन यूज यही हुआ कि गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। देखिए अब इसका देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू RTI एक्ट। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 was enacted by the government of India to promote transparency and accountability in the functioning of public authorities। अकाउंटेबिलिटी जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए, आपको अगर मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपए स्पेंड करने के लिए दिया गया, कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई है तो उनको स्पेंड करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिया गया उनको। जैसे जो एक तो पॉलिसीज बता दी गई कि आपको तो इसमें इतना स्पेंड करना है, इस पॉलिसी में इतना स्पेंड करना है। लेकिन अगर देखा गया कि वो 5 करोड़ में से 2 करोड़ ही स्पेंड करते हैं और 3 करोड़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी जो है उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं किया, आप उसका डेटा दीजिए, आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। तो वो अकाउंटेबिलिटी हो गया, समझ गए? तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक अथॉरिटीज़ में लाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इट एम्पावर्स सिटीजन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, देयर बाई प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। समझ गए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग में आपका ट्रांसपेरेंसी लाता है। देखो, डेट ऑफ इनैक्टमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RTI आप अच्छे से जान लो। डेट ऑफ इनैक्टमेंट देख लो। द RTI एक्ट वाज इनैक्टेड ऑन June 15, 2005। June 15, 2005 ये आप याद कर लो। कमेंसमेंट डेट कब से हुआ? तो October 12, 2005। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, June 15 और October 12। ठीक है जी। June 15 को जो है RTI एक्ट जो है पार्लियामेंट में इनैक्ट कर दिया गया, साइन वगैरह होकर तैयार हो गया। और उसको लागू कब से किया गया? तो October 12। समझ गए? अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। RTI एक्ट लाया क्यों गया था? तो ट्रांसपेरेंसी, आप समझ गए, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है ऐसा तो नहीं है कि भेदभाव कर रही है, जो नियम जब बनाए गए हैं सरकार के वो नियम भी नहीं पालन कर रही हो, वो ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी मैंने एक्सप्लेन किया कि पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको अकाउंटेबल जो है एक तरह से होल्ड करने के लिए जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनके लिए अकाउंटेबिलिटी तो पूछना तो बनता है ना। तो वो अकाउंटेबिलिटी हुआ। टू होल्ड पब्लिक अथॉरिटीज अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। अब देखो पार्टिसिपेशन, टू फैसिलिटेट सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। समझ गए? ये सिटीजन जो है एक तो पार्टिसिपेशन भी है कि सिटीजन को भी जो है जैसे जितने भी पॉलिसीज लागू हो रहे हैं उस पॉलिसीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। उसमें जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी एक तरह से दिखा सकते हैं कि आप जैसे पूछ के कि आपके एरिया में कुछ अगर पॉलिसीज लागू होना हुआ, कुछ स्पेंडिंग होना हुआ, कोई रोड बनना हुआ तो उसका क्या अपडेट्स है। तो ये सिटीजन का पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है किस में? तो डेमोक्रेसी में। की डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन जो है आपको ये काम आएंगे आगे समझने में। पब्लिक अथॉरिटी किसको कहते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और गवर्नमेंट ऑर्डर, ये 3 चीज़ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये तीनों द्वारा जो है गवर्नमेंट जो है
या फिर संविधान किसी को पावर दे सकता है, जैसे पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इलेक्शन कमीशन होगा, चाहे इलेक्शन कमिश्नर होगा, तो उसको जो है एक तरह से संविधान पावर दिया है। अ लॉ, आपका जैसे कानून आप जान ही रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर से कैसे किसी को पावर मिल सकता है कि मानिए आप जैसे इलेक्शन में आप ड्यूटी कर रहे हो, तो आप जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए जो है गवर्नमेंट ऑर्डर के कारण जो है इलेक्शन में आपको जो भी कहा जा रहा है वो काम करना पड़ रहा है, तो वो गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से हो गया। तो ये पब्लिक अथॉरिटी आपको समझ में आ गया होगा। एनी अथॉरिटी और बॉडी इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और गवर्नमेंट ऑर्डर, उसको पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है ये तो आपको पता ही है, आप इन्फॉर्मेशन तो लाइब्रेरी साइंस के हैं तो पता ही होगा। इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस एंड एनी मटेरियल हेल्ड इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सारा इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। अब देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या। द आरटीआई एक्ट, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, प्रोवाइड्स द राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, कि पब्लिक अथॉरिटीज जो आपका इन्फॉर्मेशन रखे हुए है उसको आप जो है उसका एक्सेस मांग सकते हैं, समझ गए। दिस इंक्लूड्स एनी इन्फॉर्मेशन इन पोजीशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेज इंक्लूडिंग फाइल्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप मांग सकते हैं। उसका एक प्रोसेस डिजाइन किया गया, उसी को आरटीआई कहते हैं। अब देखो एक्सक्लूजन क्या है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी एंड सर्टेन अदर सेंसिटिव मैटर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब समझ गए कि आप अगर ऐसा नहीं है कि आपको हक दे दिया गया है कि आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी से, तो आप जो है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आरटीआई लगा के पूछने लगे कि हमारी आर्मी की क्या क्या पोजीशंस है, तो इस टाइप का, या फिर जो एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जैसे आप ये नहीं मान सकते हैं कि हमारा जैसे इसरो का GSLV जैसे रॉकेट लॉन्चर है उसका हमें मतलब डिजाइंस चाहिए, इस टाइप का कुछ नहीं मांग सकते, आप समझ रहे हैं ना। या फिर सोवरेनिटी एंड अदर सेंसिटिव मैटर्स, तो वो सब इसमें नहीं आप मांग सकते हैं। की प्रोविजंस देखो जो है मेन जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। देखो सेक्शन 4 जो है, जैसे ये इम्पोर्टेंट है, बहुत याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज बस समझ लो। सेक्शन 4 है ऑब्लिगेट्स पब्लिक अथॉरिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, मतलब सेक्शन 4 ये कहता है पब्लिक अथॉरिटी को कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कि आपसे फ्यूचर में कोई आरटीआई में मांगा जाए तो वो रिकॉर्ड आप पेश कर सकें, समझ गए। मतलब इस तरह से रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है कि आप रिकॉर्ड को पेश कर सके जब मांगा जाए तो। सेक्शन 6 क्या कहता है, प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर मेकिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन, कि कैसे कैसे आपको आरटीआई एप्लीकेशन करना है वो सेक्शन 6 बताता है। सेक्शन 7 देखो स्पेसिफाइज द टाइम लिमिट्स विद इन विच इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड, कि ऐसा नहीं है कि आप आरटीआई फाइल किए और वो 1 साल तक चिट्ठी वैसे ही पड़ी रहे, तो एक टाइम लिमिट है वो आपका सेक्शन 7 डिफाइन करता है। सेक्शन 8 है लिस्ट द एग्जेम्पशंस वेयर इंफॉर्मेशन मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड, तो सेक्शन 8 में ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि ऐसे ऐसे एग्जेम्पशन दिए गए हैं जहां से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 19 जो है प्रोवाइड्स फॉर एन अपील प्रोसेस इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड और इफ द एप्लीकेंट इज डिससेटिस्फाइड, आप अपील कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज से कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगा है वो सामने वाले इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, या आप अगर उनके इन्फॉर्मेशन देने पे सेटिस्फाइड नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लो कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ है, आपको लग रहा है कि धांधली हुई है, तो आप सबका जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मांगते हैं, तो उसमें से आपको जो है जैसे नकार दिया जाता है कि नहीं ये हम जो है नहीं शो कर सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, तो आप उसका कंप्लेन जो है सो हायर अथॉरिटीज़ में कर सकते हैं। तो वही कंप्लेन करने का लिए जो है सेक्शन 19 आपको डिफाइन किया है, समझ गया। सेक्शन 4 में हो गया कि जैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है इस बारे में पब्लिक अथॉरिटी को बताया गया। सेक्शन मतलब 6 जो है सो कैसे कैसे आरटीआई एप्लीकेशन करना है वो बताया गया है। सेक्शन 7 जो है उसमें टाइम लिमिट बताया गया है कि इतने टाइम में आपको दे देना है। सेक्शन 8 जो है कि आपको कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी एंड
अदर सेंसिटिव मैटर के कारण। और सेक्शन 19 समझ गए अपील प्रोसेस। अब देखो तो ये चारों सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, चारों पांचों। मुझे लगा कि आप ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा तो आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो आगे देखते हैं प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एंड आरटीआई एप्लीकेशन। आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कैसे करते हैं। देखो एप्लीकेशन सबमिशन फर्स्ट स्टेप में आता है। एन एप्लीकेशन कैन बी मेड इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली। आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो और जो लिखित में भी फाइल कर सकते हो। टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ ऑफ द रिलेवेंट पब्लिक अथॉरिटी। देखो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो हर एक इंस्टीट्यूशन में किसी न कोई एक होता है, या तो अपॉइंटेड हो, नहीं तो किसी न किसी को ये चार्ज दे दिया जाता है कि आपको पीआईओ का चार्ज दिया गया है। तो वो जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली या फिर जो है लिखित रूप में आप पीआईओ को सबमिट कर सकते हैं। फ़ी जो है सो नॉमिनल फ़ी जो होता है सो जो भी जैसे 15-20 रुपये है वही फ़ी होगा। ये आपका स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है और इन्फॉर्मेशन पे भी। अब देखो रिस्पॉन्स टाइम है पीआईओ इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड विद इन 30 डेज। याद रख लो ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन आया है उसमें उसको 30 दिन के अंदर जो है उनको रिप्लाई करना ही करना है। अब देखो अपील और कंप्लेंट्स। फर्स्ट अपील जो है कि आपका अगर नहीं सुना गया है, आपको 30 दिन के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या कीजिएगा। तो इफ़ द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड और इफ़ द एप्लीकेंट इज डिससेटिस्फाइड फर्स्ट अपील कैन बी फाइल्ड विद द एपेलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज। तो विद इन 30 डेज मतलब आपको नहीं मिला इन्फॉर्मेशन 30 दिन में, तो आप जो है सो जो एपेलेट अथॉरिटी है उसके पास जो है 30 दिन के अंदर फिर से फाइल कर सकते हैं। सेकेंड अपील जब 30 दिन में भी कुछ नहीं हो पाया तो इफ़ द फर्स्ट अपील इज नॉट सेटिस्फैक्टरीली एड्रेस्ड, अ सेकेंड अपील कैन बी मेड टू द सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जो है आप सेकेंड अपील डाल सकते हैं। तो फर्स्ट अपील आपको कब डालनी है, तो मतलब 30 दिन के अंदर किसके पास डालनी है, तो एपेलेट अथॉरिटी के पास, ये सब याद कर लो। सेकेंड अपील किसके पास डालनी है, तो ये जो है सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके पास डालना है सेकेंड अपील। अब देखो सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है जिसके पास आप अपील डालोगे। देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तो इस्टेब्लिश्ड अंडर द आरटीआई एक्ट में ही ये भी इस्टेब्लिश हुआ है टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एट द सेंट्रल लेवल। तो ये जो है आपके एक्ट का सेंट्रल लेवल पे जो है देख रेख करते हैं कि किसका नहीं जवाब दिया जा रहा है, कि कौन जवाब दिया जा रहा है और क्यों नहीं दिया जा रहा है। समझ गए। फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, तो सिमिलर कमीशंस एग्जिस्ट एट द स्टेट लेवल टू हैंडल आरटीआई मैटर्स स्पेसिफिक टू द स्टेट्स। समझ गए। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ आरटीआई क्या क्या हुआ है, तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है समाज में ट्रांसपेरेंसी भी आ रहा है। जो भी जैसे एक तो भ्रष्ट एम्प्लॉई हैं उन्हें भी डर लगता है कुछ भी ऐसे स्कैम करने से पहले कि आरटीआई में जो है पूछा जा सकता है, सब कुछ मांगा जा सकता है। फिर देखो तो इसके लिए आप देखोगे कि आजकल आरटीआई एक्टिविस्ट भी चल रखे हैं जो आरटीआई मांगते रहते हैं ऑफिस में डाल डाल के। तो उनसे एक्टिविस्ट से भी जो है एक तरह से ऑफिसेज में डर रहता है कि चलो इन्फॉर्मेशन आपको सही रखनी है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स एम्पावर होंगे, उन्हें लगेगा कि चलो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि पूरा आइसोलेटेड है, हमारा कुछ सुन ही नहीं रही है। एम्पावर्ड सिटीजन्स टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी एंड बेटर गवर्नेंस, जो सिटीजन्स जो है वो और बेटर गवर्नेंस का डिमांड कर सकते हैं। अब देखो रिफॉर्म्स लेड टू वेरियस रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे हैं, इससे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रांसपेरेंट नहीं था वो, तो वो उसमें भी आपका रिफॉर्म्स लाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा। इसमें जो है मान लो कि कहीं पे जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में परचेजिंग किया जा रहा है, तो परचेजिंग में अगर पहले जब आरटीआई नहीं रहा होगा तो वो लोग अपने जैसे वेंडर से परचेज करके जो है जैसे पैसा बीच में जैसे कमीशन जो है मतलब खाते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग खाते थे, लेकिन ऐसा हाइपोथेटिकली सिचुएशन तो हो सकता है ना। अब उसके बाद जब आरटीआई आने के बाद आप जब उसका क्या ख़रीदारी हुआ, किससे ख़रीदारी हुआ, ऐसा तो नहीं है कि इंस्टीट्यूशन में केवल एक ही वेंडर से सब कुछ ख़रीदा जा रहा है और उसका जो है एक तरह से किसी और से भी मतलब किसी एम्प्लॉई से लिंक है या वीसी से लिंक है, इस टाइप से। तो ये सब जो है ट्रांसपेरेंसी आपकी आती है ये सब, और
कॉलेजेज या जो भी जैसे पब्लिक ऑफिसेज हैं वहाँ पे भी रिफॉर्म्स ऐसा लिया जाता है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। अब देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है आईटी एक्ट 2000, ये देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं दो लेक्चर मतलब दो चीज़ को एक साथ कर दिया हूँ, आरटीआई एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आरटीआई एक्ट कब का था? तो 2005 का था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये 2000 का है। तो आरटीआई एक्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंट्रोडक्शन टू एक्ट देखो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में आया था वाज इनैक्टेड टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, digital signatures and to address cyber crimes and electronic commerce. It aims to promote the growth of e-commerce and digital transaction in India. तो देखो आईटी एक्ट जो 2000 लाया गया था तो वो बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडिया में लाने के लिए लाया गया था। और ये जो है आप जैसे देख रहे हो कि डीजी लॉकर हो गया, फिर जिस पे आप डीजी साइन हो गया कि आप साइन कर सकते हैं, तो ये सब जो पॉसिबल नहीं था। देखो जैसे ई ऑफिस आप सुने होंगे, ई ऑफिस जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लागू किया जा रहा है कि देखोगे कि आधा तो एम्प्लॉय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में फाइल ही इधर से उधर करता था, तो उसके लिए ई ऑफिस लाया जा रहा है और पूरा कंप्यूटराइजेशन जो है वो सारे ऑफिस में लाया गया। तो उससे जो है क्या फ़ायदा हो रहा है आप जैसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका कोई भी फाइल जो है किस डिपार्टमेंट में रुका हुआ है वो आप ई ऑफिस से ट्रैक कर सकते हैं, है ना, किसने साइन किया है, किसके पास कितना दिन तक रुका हुआ है। और ये सिग्नेचर भी जो है डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट वगैरह हो गया। तो ये सब जो है आईटी एक्ट में लाया गया था। इट एक्ट्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द ई कॉमर्स जो आपको पता है फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। समझ गए। अब देखो इनैक्टमेंट डेट कब था? तो इट वाज इनैक्टेड ऑन अक्टूबर 17, 2000। समझ गए। वो भी आरटीआई एक्ट भी जो है अक्टूबर में ही हुआ था और 2005 में हुआ था। देखो अक्टूबर 12, 2005 और वो अक्टूबर 17, 2000 में। समझ गया, 5 साल पहले। अब देखो कमेंसमेंट डेट कब हुआ था? तो अक्टूबर 17, 2000 को ही ये कमेंस भी हो गया था। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट, जो आईटी एक्ट लाया गया तो उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? तो लीगल रिकॉग्निशन, टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है और डिजिटल सिग्नेचर है तो वो लीगली भी रिकॉग्नाइज्ड होंगे। समझ रहे हो कि लीगली रिकॉग्नाइज मतलब ये हुआ कि आपका मान लो कि कोई आप देखे होगे कि जैसे पहले जो है आप सिम कार्ड खरीदने जाते थे तो एक मतलब फॉर्म होता था लंबा चौड़ा, उस फॉर्म में जब भर के जाता था फिर वो फॉर्म जाके लगभग 15 दिन के आसपास हो जाता था, तब जाके आपका सिम कार्ड ऑन हो पाता था। लेकिन अब जब ये सब एक्ट लाया गया तो वो सिग्नेचर भी जो है आपका डिजिटली वेरीफाई कर दिया जाता है ना, डिजिटली वेरीफाई हो जाता है। तो डिजिटली वेरीफाई होने से क्या होता है कि आपका आधार के थ्रू जो है डिजिटली वेरीफाई हो जाता है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर का भी लीगल रिकॉग्निशन है कि वो लीगली वो सिग्नेचर वैलिड है, तो जिसके कारण जो है आपका तुरंत काम होता है। तो देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज लाया है ये। तो अब देखो तो ऑब्जेक्टिव्स हो गया लीगल रिकॉग्निशन, तो प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। अब देखो रेगुलेशन, टू रेगुलेट साइबर क्राइम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो साइबर क्राइम्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी जो है वो आपका रेगुलेट किया गया, क्योंकि साइबर क्राइम जैसे मतलब जैसे जैसे इंडिया में जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स ये सब बढ़ने लगे तब से साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो, तो ये सब को रोका जाए, कैसे रोका जाए, इसका पूरा आपको सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो है ये हैंडल कर रहा था। अब प्रमोशन, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन, जैसे उस समय तक जो है जैसे वेस्ट में जो है अमेजन ये सब जो है डिजिटल कॉमर्स वगैरह शुरू हो गया हुआ था, तो उसको जो है इंडिया में भी प्रमोट करने के लिए। अब देखो की डेफिनीशंस इसमें देखते हैं क्या क्या डेफिनीशंस रिक्वायर्ड है। देखो फर्स्ट डेफिनीशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स और अदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप समझ ही रहे होगे, हर कोई यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल फॉर्म में सब चीज़ रख रहे हैं।
डिजिटल सिग्नेचर समझ गए, एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। और साइनर, जो भी साइन कर रहा है उसका आइडेंटिटी जो है डिजिटली कैसे साइन किया जाए और कैसे वेरीफाई किया जाए, तो वो डिजिटल सिग्नेचर। ये किसके थ्रू अब होता है? आधार के थ्रू बहुत डिजिटल सिग्नेचर होता है, ये आप समझ सकते हो। साइबर क्राइम किसको कहते हैं? क्राइम्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स और द इंटरनेट, तो ये साइबर क्राइम हो गया। अब देखो इसमें कौन कौन सा जैसे प्रोविज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 3 है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये सेक्शन 3 में आता है। सेक्शन 4 है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पेनल्टीज एंड कंपेंसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम, सेक्शन 43 में। सेक्शन 466 है पेनल्टीज फॉर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 69 है पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, आप जैसे बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे हो गया, फिर ऐसे मतलब कॉल पे बात कर रहे हो, तो उसको टैप जो किया जा सकता है, तो वो किस जो है सेक्शन के अंदर पावर दिया गया सरकार को, तो ये सेक्शन 69 के अंदर, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लो। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होता है ये। देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसको कहते हैं? द एक्ट प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर लीगली रिकॉग्नाइज एज वैलिड एंड इन्फोर्सेबल एट ट्रेडिशनल पेपर डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि कोई डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट है ना, साइन डॉक्यूमेंट है, या फिर आप किसी मतलब ऑफिस से वो डिजिटली मतलब रिसीव करते हैं, जैसे मान लो कि ईमेल पे भी रिसीव करते हैं, तो उसका भी जो है वैलिडिटी सेम होगा कंपेयर टू आपका अगर वो पेपर फॉर्म में आपके पास है तो। डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन। समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें डिजिटल जो सिग्नेचर है उसको यूज किया जाता है वेरीफाई करने के लिए। अब देखो साइबर क्राइम्स एंड ऑफेंसेज, हैकिंग किसको कहते हैं? तो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स और डेटा, हैकिंग हो जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट किसको कहते हैं? स्टीलिंग समवन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेज, जैसे मान लो कि आपके नाम से जो है कोई फेसबुक आईडी बना लेता है, फेसबुक आईडी फेसबुक पे, तो उसमें आपका आईडी बना के देखे होगे कि मतलब इम्पर्सनेट करके जो है आपके जो एक तरह से फ्रेंड को जो है मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के और सबसे जो पैसे मांगने लगता है, तो ये सब आइडेंटिटी थेफ्ट में आ जाता है। अब जैसे साइबर टेररिज्म, यूजिंग द इंटरनेट टू कॉज हार्म टू इंडिविजुअल्स और नेशनल सिक्योरिटी। साइबर टेररिज्म समझ गए कि इंटरनेट के थ्रू जैसे आप आजकल मान लो कितने बार जो है कोई मतलब एरोप्लेन्स वगैरह को जो है एक तरह से होक्स जो है कुछ जो अपना टेररिज्म का या फिर जब बॉम्ब थ्रेट का ये सब का जो यूज किया जाता है, तो ये सब साइबर टेररिज्म में आ जाता है। अब देखो एडजुडिकेशन है साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल। देखो एडजुडिकेशन क्या है, ये सब टर्म्स मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ कि आपको आगे भी यूज हो। एडजुडिकेशन, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। समझ गया कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स जो है ये जो है एक्ट में जो है तो प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपका साइबर क्राइम्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में फ्रॉड हुआ है उससे डील करेंगे। साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये जो है आपका एन एपेलेट ट्राइब्यूनल टू हैंडल अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। आपके जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स जो हैं जिसके पास आप कंप्लेन ले गए हो वो आपका सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप जो है साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। जैसा मैंने उसमें बताया था एपेलेट ट्राइब्यूनल था आरटीआई एक्ट में, वैसे इसमें भी एक्ट है। अब देखो अमेंडमेंट टू आईटी एक्ट 2008 में एक अमेंडमेंट लाया गया, तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट लाया गया? टू इंट्रोड्यूस प्रोविजंस फॉर साइबर क्राइम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंक्लूडिंग न्यू डेफिनेशंस एंड पेनल्टीज। समझ गया, साइबर क्राइम्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए इसमें ऐड किए गए। 2011 अमेंडमेंट लाया गया, एडेड प्रोविजंस फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा। तो 2000 तो ये आपको अगर पूछा जाता है कि डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड जो है सो अमेंडमेंट लाया गया था आईटी एक्ट में, कब लाया गया था? तो 2011 में लाया गया था। समझ गया। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ आईटी एक्ट क्या क्या हुआ है। इम्पैक्ट आप खुद देख रहे होगे कि कितना अब जो है डिजिटल इंडिया
कहाँ तक पहुँच चुका है कि जितना दूसरे देश में डिजिटाइज नहीं है उनका देश, उससे ज़्यादा हमारा डिजिटाइजेशन होते जा रहा है। यूपीआई देख रहे होगे आप, तो ये सब इम्पैक्ट ऑन आईटी प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स जो है आप देख रहे होगे। ई कॉमर्स अब कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका है कि आपके घर घर तक सामान आ रहा है तुरंत तुरंत। फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड साइबर क्राइम रेगुलेशन। बस साइबर सिक्योरिटी में भी हुआ है, अब साइबर सिक्योरिटी के लिए भी काम किया जा रहा है। लेकिन आप देखोगे पहले जितना अगर 1000 अटैक्स होता था साइबर सिक्योरिटी में, तो अब मिलियंस में है, 10 लाख अटैक से ऊपर है। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि और भी ज़्यादा इसमें जो है ज़रूरत है इसको कम करने का। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह से रिलेटेड है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आई वुड लव टू हैव अ लाइब्रेरी फैमिली एट वन प्लेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।